अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल्स की थी फंक्शंस के बिहाफ पर। उसमें कुछ पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस को हमने देखा था, ठीक है। और इसी तरह से एरे किस तरह से पास होती है, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, वो भी हमने देख लिया था। अब जो कंसेप्ट है ओवरलोडेड फंक्शंस के ऊपर है। मींस कि इसको दूसरे लफ्ज़ों में फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम जिसमें आप बहुत सारे फंक्शंस आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप डिफरेंट फंक्शंस को एक नाम दे देंगे, यानी सेम नेम से आप क्रिएट करेंगे मल्टीपल फंक्शंस विद डिफरेंट फंक्शनैलिटी, तो उसको हम कहते हैं ओवरलोडेड फंक्शन। यानी डिफरेंट फंक्शन विद सेम नेम, एक नाम के साथ मुख्तलिफ फंक्शन मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी के साथ जब एक प्रोग्राम में अपेयर होते हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पे आपके सामने एक लास्ट टाइम हमने एक यानी ना एग्जांपल की थी, उसमें हमने एक लाइन पे स्टार प्रिंट करवाए थे, याद है आपको, जिसका हमने स्टार लाइन का नाम दिया था। स्टार लाइन एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी जिसमें हमने स्टैरिक को 45 टाइम्स हमने डिस्प्ले किया था, और मींस के आपने एक स्टार की लाइन शो की थी 3 टाइम्स, यानी आपने उस फंक्शन को कॉल किया था 3 टाइम्स। अब यहाँ पे उसी तरह की एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें इस एग्जाम्पल में फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे देखें, अगर इस एरिया को देखें, ये जो 3 फंक्शन है, इन तीनों फंक्शन का नाम क्या है, बता सकते हैं? इन तीनों फंक्शन का नाम क्या है? मेरी आवाज आ रही है आपको? सर रैप्चर। रैप्चार, ये तीनों फंक्शंस का एक ही नाम है, लेकिन अगर आप गौर करें तो सिग्नेचर डिफरेंट है। तीनों की रिटर्न टाइप भी वाइड है, तीनों का नाम भी सेम है, लेकिन चेंज कहाँ पे है, कौन बताएगा? हमारा आप बता दो, चेंज कहाँ पे है? अब्दुल्ला, पैरेंथेसिस के अंदर हमने यूज किया ना 4 और 4 उसके अंदर चेंज आया है, पैरामीटर में डिफरेंस है। सर चेंज कहाँ पे है? पैरामीटर में। तो बता सकती हैं अरीशा, पहला जो फंक्शन है इसमें कितने पैरामीटर हैं? सर कोई भी नहीं है। और दूसरे में? एक। तीसरे में? 2। तो ये चीज उसको डिस्टिंग्विश करती है, यानी उसके सिग्नेचर को मिसमैच करती है कि ये रैप 4 जो फंक्शन है इससे डिफरेंट है और इससे भी डिफरेंट है, और इसी तरह से ये रैप 4 इन दोनों से डिफरेंट है और ये रैप 4 इन दोनों से डिफरेंट है। नाम सेम है लेकिन फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं, रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी सबकी सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पे है? पैरामीटर्स में। नाम भी सेम, रिटर्न टाइप भी सेम, पैरामीटर में भी फर्क है। अब मेरा ख्याल हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था एरिया कैलकुलेट करने के लिए, याद है कुछ? हमने 2 फंक्शन बनाए थे, एक एरिया रेक्टेंगल का हमने कैलकुलेट किया था और दूसरा एरिया सर्कल का कैलकुलेट किया था, अगर याद हो आपको, है ज़हन में? यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल किया है रैप 4। अब रैप 4 जो है इसमें कोई पैरामीटर नहीं है,
तो अब यही फंक्शन कॉल होगा जहाँ पे एक ऐसा ही फंक्शन कॉल होगा जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, मीन्स के सिग्नेचर मैच होने चाहिए। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इसके बिहाफ पर यहाँ पे फंक्शन देखें तो आपके पास फंक्शन कौन सा है, रैपचार विदाउट पैरामीटर, रैपचार विदाउट पैरामीटर, ये वाला फंक्शन कॉल होगा इसके बिहाफ पर। ये वाला देख रहे हैं इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, बताएं भाई, साथ साथ बताते जाएं। सर स्टार्स 45 टाइम, स्टार 45 टाइम आपका ये डिस्प्ले हो रहा है। और नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कॉलिंग किसकी है, रैपचार की है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर सेंड किया है, एक करेक्टर सेंड किया है। ठीक है, कितने करेक्टर हैं, कितने पैरामीटर हैं, एक। तो अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, रैपचार का वो फंक्शन कॉल होगा जिसमें एक पैरामीटर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन बनाएंगे एक प्रोग्राम के अंदर, तीन फंक्शन बनाएंगे, एक तो मेन है ना, मेन के अलावा तीन फंक्शन है रैपचार के। तो अब कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, इस लाइन को देखते हुए बता सकते हैं। ये जो हाईलाइट किया है मैंने, सिलेक्ट किया है, इसमें देखें कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, सर सिंगल पैरामीटर वाला। सिंगल पैरामीटर वाला। तो सिंगल पैरामीटर कहाँ पे है, ये वाला फंक्शन जिसमें उस कैरेक्टर को डिस्प्ले किया 45 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ टाइम्स तो उतना ही है, लूप तो उतना ही चलाया, लेकिन कैरेक्टर चेंज हो गया। आप अपनी मर्जी से कोई भी कैरेक्टर यहाँ से पास कर सकते हैं और वो कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कॉलिंग किसकी है, डबल पैरामीटर की, यानी ऐसा फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम रैपचार है, लेकिन उसमें दो पैरामीटर होंगे, पहला कैरेक्टर और दूसरा इंट। क्लियर, कोई क्लियर है। ये तीसरा फंक्शन आपका यूजर फंक्शन, ये वाला, ये आपका तीसरा फंक्शन है जो कि कॉल हो रहा है विद ऑन द बिहाफ ऑफ टू पैरामीटर, टू पैरामीटर की बेस पर ये परफॉर्म हो रहा है। तो इसमें कैरेक्टर, जो भी आप कैरेक्टर सेंड करेंगे वो, और नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार उसमें डिस्प्ले होना है, तो n की वैल्यू आप यहाँ पे पास आउट करेंगे और लूप उसको एग्जीक्यूट करेगा। राइट, क्लियर। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन। आउटपुट भी आप देख सकते हैं, पहले आउटपुट 45 टाइम स्टार है, और फिर इक्वल का सिंबल है, और फिर प्लस का सिंबल है 30 टाइम मेरे ख्याल प्रिंट किया था, ये प्लस का सिंबल है 30 टाइम। तो ये आउटपुट आपके सामने 3 लाइंस आउटपुट की। ओके सर जो विदाउट ऑपरेटर है वो का इस्तेमाल हुआ है, वो ये आपका स्टैटिक वाला, ये जितने भी 45 स्टैटिक, ये वाली लाइन, ये विदाउट एनी पैरामीटर जब हमने कॉल किया था फंक्शन को, यहाँ पे देखें ये फंक्शन है, यानी ये कॉलिंग है, ये कॉलिंग, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, और फंक्शन इसके बिहाफ पर कौन सा कॉल हो रहा है, विदाउट पैरामीटर वाला, ये वाला। तो इसमें देखें 45 टाइम्स स्टैटिक प्रिंट हुआ है, देख रहे हैं। यस सर, ठीक। हाँ जी, और कोई, और किसी का क्वेश्चन। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, आमना फयाज क्या कहते हैं इस कंसेप्ट को, हाँ जी, नहीं पता, अरीशा आप बता दो ये कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। सर वो पैरामीटर पासिंग, पैरामीटर पासिंग नहीं, ये हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग।
या ओवरलोडेड फंक्शन। ठीक है, जी। पैरामीटर पास हो रहे हैं, लेकिन पास किस तरह से हो रहे हैं कौन बताएगा? इन फंक्शन में पैरामीटर पास कैसे हो रहे हैं? दानिया आप बता दो। बाय रेफरेंस हो रहे हैं, बाय वैल्यू हो रहे हैं? बाय वैल्यू हो रहे हैं। ठीक है, बाय रेफरेंस की पहचान क्या है कि आपने एंड एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करना होता है डिक्लेरेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे उसी थ्योरम की एक डायग्राम है। हाँ जी, पूछना है किसी ने? अगर आप इस डायग्राम को देखें तो वही मेन प्रोग्राम का आपके पास कोड है। उस कोड के अंदर एक फंक्शन को कॉल किया है repchar विदाउट एनी पैरामीटर, और एक फंक्शन कॉल किया है जिसमें इक्वल का सिंबल सेंड किया है एक पैरामीटर के तौर पर, सिंगल पैरामीटर के तौर पर, और दूसरा फंक्शन लास्ट वन जो है repchar, उसमें 2 पैरामीटर पास किए गए। तो यहाँ से देखें आपके पास ये 3 सेपरेट फंक्शन थे आपके मेन प्रोग्राम के अंदर, 3 सेपरेट फंक्शन थे। अब जो जिस फंक्शन की कॉलिंग हुई है कंट्रोल उसी फंक्शन पे ट्रांसफर हुआ है। मतलब सिंगल पैरामीटर वाला अगर फंक्शन कॉल हुआ है तो कंट्रोल सिंगल पैरामीटर वाले फंक्शन पे ट्रांसफर हुआ है। इसी तरह अगर 2 पैरामीटर वाले को कॉल किया तो 2 पैरामीटर वाले फंक्शन को कंट्रोल ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है, फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन पैरामीटर के नाम, पैरामीटर का जो टाइप है या नंबर ऑफ पैरामीटर वो डिफरेंट होंगे। यानी आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उनकी टाइप भी डिफरेंट होगी। ठीक है, हाँ जी अरीशा पूछना है कुछ? नो सर। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के हवाले से बात है। स्ट्रक्चर हमने पढ़े नहीं है इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर अभी हमने नहीं पढ़े, स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो हम वापस आएंगे इधर। अच्छा, नेक्स्ट वन एक कंसेप्ट है फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन के ऊपर एक और कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं रिकर्जन। यानी उसको एक ऐसा फंक्शन जो अपनी टर्मिनेशन से पहले अपने आप को दोबारा कॉल करे, तो उसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। उसको क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन इटसेल्फ, यानी फंक्शन अपने आप को कॉल करे, फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है कि बेसिकली एक क्राइटेरिया होता है, बेस क्राइटेरिया होता है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर रिकर्सिव फंक्शन ने अपनी कॉलिंग खत्म करनी है, टर्मिनेट होना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। अगर एग्जांपल को आप देखें तो एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें एक नंबर स्कैन किया जा रहा है, यूजर से डिमांड की जा रही है एंटर एन इंटीजर, सीन एन में वो इंटीजर स्कैन कर लिया गया। उसके बाद देखें क्या है, फैक्ट फन और एन उसमें पास किया गया है इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन का डिक्लेरेशन देखें, अनसाइंड लॉन्ग फैक्ट और अनसाइंड लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ऐसा पैरामीटर पास होगा जो अनसाइंड लॉन्ग होगा। ठीक है, अनसाइंड लॉन्ग का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी वैल्यू होगी जो साइंड डाटा नहीं होगी, अनसाइंड होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो जब आप फैक्टोरियल आप किसी का कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है। तो एन जो भी आप स्कैन करेंगे आप उसको पास कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर। ठीक है, और फंक्शन में पास करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो फैक्ट में आएगा, और फैक्ट को आपने शो कर दिया, फैक्ट को शो कर दिया ना आपने। तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन को हम देखते हैं, फंक्शन के अंदर डिटेल क्या है। अब यहाँ पे गौर से देखें,
फंक्शन का नाम, सिग्नेचर मैच की, अनसाइंड लॉन्ग ये उसकी रिटर्न टाइप, फैक्ट फंक्शन ये उस फंक्शन का नाम, और उसके अंदर पैरामीटर कौन सा है, अनसाइंड लॉन्ग एन, जो वहां पे लिखा होता है अनसाइंड लॉन्ग एन हमने पास किया। अब एन में वैल्यू कॉपी हो गई, इस एन में वैल्यू कॉपी होगी। अगर तो ये एन ग्रेटर देन 1 है, अगर तो ये एन जो गिवन वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो देन रिटर्न क्या करें, एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस 1, यानी उस फंक्शन को दोबारा कॉल करें, यानी इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करें एक वैल्यू कम से, और प्रोडक्ट कैलकुलेट करें एन के साथ। अगर ये एन ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसका मतलब 1 है या 1 से लेस है, 0 है, तो देन क्या रिटर्न करें, 1। तो इसकी समझ आइए आपको कुछ, या समझाऊं इसको, नोटपैड पे समझाता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? हाँ जी मलिहा। सर सर जो अपने आप को खुद कॉल करता है टर्मिनेट होने से पहले। एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता रहे, अपने आप को कॉल करे, तो उसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। इससे काम जो है होता है वो स्पीडी होता है। अब यहाँ पे जैसे 5 फैक्टोरियल अगर हम कैलकुलेट करें, तो 5 फैक्टोरियल का जो फार्मूला है, पहले हम बेसिक फार्मूला अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन 1 के इक्वल होता है, और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वो भी 1 के इक्वल होता है। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए ना, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए फैक्टोरियल के लिए, और फैक्टोरियल का फार्मूला है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक डेफिनेशन समझ आ गई। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, अब 5 फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट होगा, 5 इंटू n माइनस 1, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही है। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये अगेन फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, अगेन फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, ऐसे ना। यानी 5 का फैक्टोरियल आप उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आप इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट ना कर लें, मींस के 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट ना कर लें, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब ये किसके इक्वल है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना। यस सर। अच्छा, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा तो 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। तो 4 फैक्टोरियल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, या मैं इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। ये होता है जी 4 इंटू 3, यानी आप ये कह सकते हैं 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना। यस सर। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यस सर। और 3 फैक्टोरियल को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस तरह से, 3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, जो कि इक्वल होता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना। यस सर। और 2 फैक्टोरियल होता है
2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ऐसा ही है। यस सर। यानी आपको हर बार कॉलिंग करनी पड़ रही है, हर बार फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। जब तक आपका फाइनल जो डेप्थ में आप कैलकुलेट नहीं कर लेते, मसलन 0 या 1 पर आप नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन 1 के इक्वल होता है। अब आपके पास लास्ट फैक्टोरियल आ चुका है, ऐसे ही है ना? अब फाइनल आपके पास फैक्टोरियल आ चुका है, इसके बाद तो कोई फैक्टोरियल नहीं है ना। 0 फैक्टोरियल भी करें तो 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो जब 1 के इक्वल होता है तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है? बैक ट्रैक स्टार्ट करना है, बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। अब वापस जाना है, अब रिटर्निंग शुरू हो रही है। अब क्या हो रहा है? रिटर्निंग होगी। रिटर्निंग कैसे होगी कि आपने ये देखा है कि 1 फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट कर लिया जिसकी वैल्यू आई है 1। तो ये 1 कहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं? इस 1 फैक्टोरियल की जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं, ऐसे ही ना? यानी इस 1 फैक्टोरियल की जगह पे आप क्या प्लेस कर सकते हैं? 1। तो देखते हैं, बैक ट्रैक करते हैं। ये आपके पास है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? 2 के। ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल निकल आया। अब इस 2 फैक्टोरियल की जगह हम लिख सकते हैं 2। यस। तो यहाँ पे देखें, अब वापस बैक ट्रैकिंग हो रही है हमारे पास। तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2, दिस इज इक्वल टू 6, ऐसे ही है। अब यस सर। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया? 3 फैक्टोरियल हो गया 6 के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे अब 4 फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसका मतलब अब ये 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका है। अब 5 फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना? यस सर। तो 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 5 फैक्टोरियल, कहाँ पे लिखा जा रहा है ये? 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है ना? तो दिस इज इक्वल टू 24 और दिस इज इक्वल टू 120। तो समझ आइए। अब आप इस डायग्राम में से बता सकते हैं कि आपका जो कॉलिंग है, फैक्टोरियल कैलकुलेशन है, कहाँ तक गया है? फैक्टोरियल कैलकुलेशन कहाँ तक प्लेस हुई है? यानी आपने फैक्टोरियल कब तक कैलकुलेट किया? ये आप लास्ट जो फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट किया है वो 1 का फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट किया, ऐसे ही है ना? ये आपने लास्ट 1 ये फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है। बोल दो भाई। यस सर, हम 1 तक गए। 1 फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है, उसके बाद हमने कोई फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं किया, उसके बाद वैल्यू रिटर्न की है। अब वैल्यू जो फैक्टोरियल कैलकुलेट किए थे अब उनकी वैल्यू रिटर्न की है। यहाँ पे देखिए ये 1 रिटर्न की है, यहाँ पे ये 2 रिटर्न हुई है, यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे 24 रिटर्न हुई है। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं। यानी इसके बाद तो नहीं कैलकुलेशन हुई ना, फैक्टोरियल कॉल तो नहीं हुआ इसके बाद, उसके बाद तो वैल्यू रिटर्न होती गई है ना। और वैल्यू जो भी रिटर्न हुई है बैक ट्रैकिंग हुई है। जो लास्ट में फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ है उसकी वैल्यू पहले रिटर्न हुई है, ऐसे ही है। जो लास्ट में फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ है उसकी वैल्यू पहले रिटर्न हुई है, उसके बाद
नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से करते करते हम 5 फैक्टोरियल तक पहुंच चुके हैं। वापस आते हैं अपनी बुक की तरफ। अब आप गौर करें कि आपका लूप कॉलिंग कब खत्म होगी, कॉलिंग कब खत्म हो रही है, बता सकते हैं? इस फंक्शन के अंदर बता सकते हैं कि फैक्टोरियल अपने आप को कब कॉल नहीं करेगा? फैक्ट फंक्शन जब आपको कब कॉल नहीं जब करेगा? वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी तो। वन होगी या 1 से स्मॉलर होगी? 1, क्योंकि ग्रेटर देन 1 पे तो रिटर्न करेगा ना वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद। और एल्स केस में, एल्स केस का मतलब लाजमी तौर पर ये 1 होगा या 1 से कम होगा, तो रिटर्न क्या करेगा? 1। जो हमने देखा था कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, इसलिए रिटर्न करेगा 1। अदरवाइज क्या करेगा? प्रोडक्ट लेगा, n को मल्टीप्लाई करेगा और फैक्ट n-1 का फैक्टोरियल जो हम लिखते आए हैं। ठीक है, यस क्लियर? अब अच्छा, अब यहाँ पे इसको ना इस टेबल पे देखें। इसकी पहली जो कॉल है उसमें आर्गुमेंट क्या पास किया गया था? 5। इसकी जो पहली कॉल थी उसमें आर्गुमेंट 5 कॉल किया गया। उसके बाद दूसरी कॉल पे 4 कॉल किया गया। 4 आर्गुमेंट था ना दूसरी कॉल पे। भाई पहले हमने भेजा 5, ओरिजिनल वैल्यू जो भेजी है वो 5 भेजी थी ना। जो हमने नोटपैड पे एग्जांपल की है वो 5 फैक्टोरियल की एग्जांपल थी। यस सर। 5 फैक्टोरियल को हमने कैलकुलेट करना था और पैरामीटर हमने 5 सेंड किया। फर्स्ट टाइम 5 सेंड किया। दूसरी बार कॉलिंग कैसे हुई? 5 इंटू फैक्ट ऑफ 5-1 ऐसे था। यस सर। तो पैरामीटर के तौर पर क्या पास हुआ? 4। फिर अगली कॉल पे पैरामीटर के तौर पर 4-1 3, उससे अगली कॉल पर 3-1 2, उससे अगली कॉल पर 2-1 1 कॉल हुआ। फिर रिटर्निंग स्टार्ट हो गई। फिर क्या हुआ? रिटर्निंग स्टार्ट होगी। जैसे हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया नोटपैड पे कि लास्ट वन जो आपका फैक्टोरियल के लिए आपने नंबर सेंड किया वो 1 सेंड किया था, और 1 के बाद फिर उसकी रिटर्निंग आ गई। रिटर्निंग पहले 1 आई, 1 वैल्यू रिटर्न हुई, फिर 2, फिर 6, फिर 24, फिर 120। तो इस तरह से एज ए होल जब आप रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे तो 120 आंसर आएगा। तो ये इतनी तेजी से होता है कि आपका टाइम बहुत हद तक सेव हो जाता है। तो जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन को यूज करते हैं, रिकर्जन को यूज करते हैं, तो उसमें आपका टाइम सेव होता है और ऑटो कैलकुलेशन होती है। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन है? यस सर। क्वेश्चन है किसी का? नो सर। चलो ठीक है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप एक आम फंक्शन आप डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद आप उस फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं। जब भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस आप यूज करते हैं तो आप बड़े प्रोग्राम को डिवाइड कर रहे होते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, यानी छोटे छोटे ब्लॉक में, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन आप बना देते हैं, कोड लिख देते हैं। तो जब भी आप उसको कॉल करते हैं, जब भी आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉलिंग के वक्त कंट्रोल ट्रांसफर होता है उस फंक्शन के ऊपर, और जब वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो देन कंट्रोल रिवर्स वापस आता है जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो जब फंक्शन कंट्रोल को ट्रांसफर करता है, मसलन जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया गया है, कॉलिंग और रिटर्निंग, फंक्शन कॉलिंग के वक्त कंट्रोल जब ट्रांसफर होता है, और फंक्शन कंप्लीशन के वक्त जब कंट्रोल दोबारा रिटर्न होता है, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है। उसमें क्या होता है? टाइम कंज्यूम होता है। तो उस टाइम की सेविंग के लिए अगर आपके पास छोटे छोटे फंक्शन है, एक एक दो दो लाइंस पर फंक्शन है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं? इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं।
इनलाइन फंक्शन का मतलब ये है कि आप एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, उससे पहले फंक्शन जब आप डिक्लेयर करते हैं उससे पहले आप क्या करें, इनलाइन फंक्शन, इनलाइन आप कीवर्ड आप प्लेस कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जो शिफ्टिंग का जो कंट्रोल शिफ्टिंग और रिटर्निंग का जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा। मीन्स कि जैसे ही आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो आपका कोड जो फंक्शन आपने इनलाइन फंक्शन बनाए होंगे वो मेन के साथ ही मेमोरी में लोड हो जाएंगे, जबकि दूसरे फंक्शन उसी वक्त क्रिएट होते हैं जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया आपको? सर रिपीट कर दें एक दफा। जब सिंपल सी बात मैंने की है कि एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं और हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। जब भी आपने किसी फंक्शन को कॉल करना होता है तो आप उस फंक्शन का नाम वगैरह यूज करते हुए आप उसको कॉल करते हैं। तो उस कॉलिंग के वक्त कंट्रोल शिफ्ट होता है मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन पर, और जब वो फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लेता है, कंप्लीट हो जाता है, तो कंट्रोल ने रिवर्स रिटर्न होना होता है। तो कंट्रोल का ट्रांसफर होना और रिटर्न होना टाइम टेकिंग जॉब है। कंट्रोल का ट्रांसफर होना फंक्शन को और फंक्शन से वापस आना टाइम टेकिंग जॉब है। और फंक्शन पे कंट्रोल उसी वक्त शिफ्ट होगा जब फंक्शन को आप कॉल करेंगे। जब फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो फंक्शन डिफाइन होगा मेमोरी के अंदर, उसी वक्त तमाम वेरिएबल उसके उसी वक्त क्रिएट होंगे, और जैसे ही कंट्रोल वापस आ जाएगा तो फंक्शन के जितने भी वेरिएबल होंगे फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मींस के खत्म हो जाएगा, वो अपनी जगह पे स्टिल अवेलेबल होगा, लेकिन जब आप उसको कॉल करेंगे उस वक्त वो दोबारा से उसके वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनके ऊपर यानी आप डिक्लेयर नहीं करते, डायरेक्ट आप डिफाइन कर देते हैं और साथ में एक कीवर्ड यूज करते हैं इनलाइन। इनलाइन कीवर्ड से क्या होता है कि आप मेन फंक्शन के साथ ही इस प्रोग्राम के साथ ऐड कर देना उस मेमोरी के अंदर लोड। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ना करना, बट मेन पॉइंट ये होता है कि इनलाइन फंक्शन आप उसी फंक्शन को आप बनाते हैं तीन इस तरह से नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें, अपने कॉल किया और फंक्शन जो है वो तीन बार कॉल किया और कंट्रोल शिफ्ट हुआ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट हुआ, देखिए तो यहाँ पे एक इनलाइन कीवर्ड यूज किया और इस फंक्शन का नाम है में केजी में, उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है और इसमें पैरामीटर फ्लोट टाइप पाउंड में जितने केजी होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया। इनलाइन कहां पे लिखा है, मेन के ऊपर इसको डिफाइन किया, फंक्शन को डिफाइन किया और साथ ही लॉग लिखा। सर आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही। सर आ रही है पर कट। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही वो अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके दोबारा लॉगिन हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके।